नमस्कार। आज हम वीर सावरकर के शुरुआती जीवन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर ये कि वो एक विद्रोही कैसे बने। और हमारे पास इसके लिए एक अहम स्रोत है, वीर सावरकर, एक विद्रोही का जन्म, किताब के कुछ अंश। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1883। महाराष्ट्र का बघूर गांव। भारत पर अंग्रेजों का राज था। इसी माहौल में 28 मई को जन्म होता है विनायक दामोदर सावरकर का। कई लोग कहते हैं कि उनका जन्म ही जैसे भविष्य की एक क्रांति का संकेत था। स्रोत बताते हैं कि उनका परिवार चित्पावन ब्राह्मण था। माता पिता दामोदर पंत और राधाबाई, दोनों में ही राष्ट्रवादी भावनाएं थीं। हाँ बिल्कुल। और उनकी माँ का बहुत प्रभाव रहा। राधाबाई ने बचपन में ही उन्हें रामायण, महाभारत, शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाई। और इन्हीं कहानियों से आप कह सकते हैं कि स्वराज और वीरता के बीज उनके मन में पड़े। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, उनके चरित्र का हिस्सा बन गई। लेकिन फिर एक दुखद घटना हुई। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, प्लेग से उनकी मां का देहांत हो गया। इस घटना का क्या असर पड़ा उन पर? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, स्रोत के अनुसार इस कम उम्र में हुए नुकसान ने उन्हें जैसे बहुत ज्यादा दृढ़ बना दिया। तो एक तरफ देशभक्ति के संस्कार थे जो घर से मिले, दूसरी तरफ ये व्यक्तिगत क्षति। इन दोनों ने मिलकर उनके अंदर एक असाधारण संकल्प पैदा किया। और ये दृढ़ता, ये संकल्प स्कूल में भी दिखने लगा था। वो मित्र मेला का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। स्कूल के दोस्तों के साथ उन्होंने मित्र मेला नाम का एक समूह बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ बच्चों का खेल नहीं मानता। ये एक संगठित प्रयास की शुरुआत थी। बैठकें होती थीं, सदस्य थे। उनके आदर्श भी देखिए, शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह। ये चुनावी दिखाता है कि बचपन से ही उनके मन में कैसे नायक थे। अच्छा, तो मतलब ये कोई आम बच्चों का ग्रुप नहीं था, बल्कि एक सोच थी इसके पीछे। हाँ फिर आगे चलकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों ने भी उन पर गहरा असर डाला, ऐसा जिक्र है। हाँ, बहुत गहरा असर। जब उन्होंने 1857 के गदर के बारे में पढ़ा तो स्रोत बताता है कि उन्हें दो बातें साफ नजर आईं। एक तो अंग्रेजों की चालाकी, उनकी कूटनीति, और दूसरी शायद उससे भी ज्यादा अहम, भारतीयों में एकता की कमी। यहीं से उनके मन में ये बात बैठ गई कि आजादी सिर्फ जोश से नहीं मिलेगी। उसके लिए एक साफ विचारधारा चाहिए, एक संगठित योजना चाहिए। तो ये सिर्फ भावना नहीं थी, बल्कि एक तरह की रणनीतिक सोच की शुरुआत थी। इतिहास से सीखना। बिल्कुल, रणनीति बनाने की शुरुआत। और देखिए, ये सोच सिर्फ 15 साल की उम्र में एक्शन में बदल गई। उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया, सीधे सीधे ब्रिटिश राज की आलोचना की और हिंदुओं से एकजुट होने को कहा। मतभेद छोड़ो और एक हो जाओ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। और ये सिर्फ भाषण नहीं था। स्रोत के मुताबिक उन्होंने गांव के मंदिर में अपने दोस्तों के साथ बाकायदा शपथ ली थी, कसम खाई कि वो अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए लगा देंगे। सोचिए, इतनी कम उम्र में ये सार्वजनिक प्रतिबद्धता और सामाजिक एकता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता से जोड़ने का ये विचार, ये उनकी सोच की गहराई दिखाता है। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे गए, फर्ग्यूसन कॉलेज। वहाँ क्या बदलाव आया? पुणे जाकर उनका दायरा और सोच दोनों ही और विकसित हुए। वो जो मित्र मेला था, वो अब और मजबूत होकर अभिनव भारत नाम के संगठन में बदल गया। स्रोत इसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत का पहला संगठित क्रांतिकारी संगठन मानता है। अभिनव भारत, पहला संगठित क्रांतिकारी संगठन। हाँ, और पुणे में ही उनके विचारों में एक और परत जुड़ी। वो क्या थी? उन्हें ये महसूस होने लगा कि भारत को सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, बल्कि अपनी खोई हुई सांस्कृतिक पहचान, अपनी सभ्यता को भी फिर से स्थापित करना है। स्रोत के अनुसार यहीं से हिंदुत्व की जो अवधारणा है, उसके शुरुआती बीज पड़े। उनके लिए भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक पुण्य भूमि थी, एक पवित्र धरती जिसकी अपनी खास सांस्कृतिक पहचान है। अच्छा, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार भी पनप रहा था। साथ साथ, हाँ बिल्कुल साथ साथ। वो स्वतंत्रता को सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं मान रहे थे, वो इसे एक पूरी सभ्यता के पुनरुत्थान के तौर पर देख रहे थे। और उनके भाषणों में, उनके लेखों में ये विचार इतने तीखे थे, इतने प्रखर थे कि अंग्रेज सरकार भी सतर्क हो गई। उन्हें डर लगने लगा था। हाँ, स्रोत बताता है कि उन्हें डर था
कि ये नौजवान अपनी सोच की आग को सड़कों पर क्रांति में न बदल दे। तो भगूर गांव के एक बालक विनायक से लेकर पूना के इस क्रांतिकारी विचारक तक का ये सफर वाकई एक चिंगारी के मशाल बनने जैसा है। को समझना, अपनी सांस्कृतिक जड़ों की तलाश, इन सब ने मिलकर वो नींव तैयार की जिस पर सावरकर का पूरा जीवन और उनका पूरा दर्शन खड़ा होना था। हाँ, ज़ाहिर है कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद तो लंदन का सफ़र है और क्रांतिकारी गतिविधियाँ, काला पानी की सज़ा, हिंदुत्व के विचार का और विकास, बहुत कुछ है जो इन शुरुआती सालों के बाद हुआ। बिल्कुल। और ये सब हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है कि जब किसी व्यक्तित्व के शुरुआती सालों में राष्ट्रीय अपमान, एकता की जरूरत और सांस्कृतिक गौरव पर इतना गहरा जोर हो, तो ये सारे अनुभव मिलकर उसके लिए राष्ट्र की परिभाषा को आखिर किस तरह से गढ़ते होंगे, इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।